सभी को प्रणाम, नमस्कार। कुछ चीजें रह गई थी जिनके बारे में अभी हम द्रव्य विज्ञानी चैप्टर में कुछ चीजें रह गई थी जिसको हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में अन्न स्वरूपीय विज्ञानी अन्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस आज के क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है द्रव्य विज्ञानी के अंतर्गत चैप्टर में हम पढ़ रहे थे दही दही के गुण। दही के गुण हालांकि मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, पर वो कई प्रकार के कुछ चीजें रह गई जैसे तक्र है, तक्र किसे कहा जाता था उसके बारे में भी चर्चा शेष थी। वो कुछ उससे छूट गए हैं हिस्से उसके, तो मैं आज पूरा कर देता हूँ। तो दही के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। दही विभाग में अम्ल है, खट्टी है यानी अम्ल रस है, और गुरु है, पचने में भारी है, वात, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप आराम से धीरे धीरे बोलूंगा तो आप लिख भी पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे। दही के गुण, दही के गुण को श्लोक 29, 30, 31, 32 श्लोक जो है हमको इस बारे में जानकारी देता है अष्टांग हृदयम के अंतर्गत। दही अम्ल है या यानी खट्टी है। मैंने पहले आपको बता चुका है विपाक तीन प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तीन प्रकार के विपाक होते हैं, उसमें ये अम्ल रहता है। और अम्ल रस की वाली होती है। गुरु यानी भारी है, पचने में उष्ण गर्म है, तासीर में वायु को जीतने वाली यानी वायु को कम करने वाली है। मेद फैट को बढ़ाएगी, शुक्र को बढ़ा देगी, बल को बढ़ाएगी, श्लेष्मा यानी कफ को बढ़ाएगी, पित्त, रक्त, अग्नि, शोप शोप यानी उडिमा करने वाली है, और रुचि कारक है, भोजन में रुचि बढ़ा देगी। कोई चीज की हमें खाने पीने की इच्छा नहीं होती भोजन करने की, तो हम रुचि को रख दीजिए तो खाने में रुचि बढ़ा देगी। शीत युक्त और विषम ज्वर में दी जाती है। शीत युक्त और विषम ज्वर में दी जाती है। तो ऐसा जो बुखार आता है जिसके अंतर्गत शीत युक्त सर्दी लग के बुखार आता हो, क्योंकि दही मैंने पहले ही आपको बताया गर्म है, तासीर में ठंडी भी है, भूल कर भी आप इस्तेमाल ना करें कि ठंडी है तासीर। तो जो सर्दी लग के शीत युक्त बुखार आता है, विषम ज्वर, जैसे आज आया है, एक दो दिन छोड़ के फिर आएगा, फिर एक दो दिन छोड़ के एक दिन फिर आएगा बुखार, ऐसा आता है। ऐसे बुखार में भी दी जा सकती है। पीनस यानी जुकाम में दी जा सकती है। मूत्र कुछ, डिसयूरिया जिसको मूत्र कुछ का मतलब डिसयूरिया, इंग्लिश में बोले तो डिसयूरिया में दी जा सकती है। पेनफुल यूरिन होता है, उसमें रूक्ष दही देना श्रेष्ठ है, हितकारी है। अब ये रूक्ष दही क्या है इसको भी समझ लीजिए। दही के अंदर जो ये गाढ़ापन रहता है और एक पानी होता है, पानी को हटा करके रूक्ष दही कहलाए। ठीक है। रात्रि में गर्म करके इसको प्रयोग नहीं करना है। बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु, इन तीनों ही ऋतुओं में इसका प्रयोग नहीं करना है। अपथ्य यानी मूंग की दाल के बिना। अपथ्य क्या है? अपथ्य का मतलब प्रयोग नहीं करना। ठीक है। तो मूंग की दाल के बिना प्रयोग नहीं करना रेगुलर दही को। ठीक है। मूंग की दाल के साथ में आप प्रयोग कर सकते हैं। और मधु के बिना यानी शहद के बिना या घी के बिना, मिश्री के बिना, आंवले के बिना प्रतिदिन मंद दही नहीं खाना चाहिए। मंद दही का मतलब अभी तुरंत
जो ताजा दही जमता है ना, उसको मंद दही कहा गया है। पूरी तरह से अभी जमा नहीं, लेकिन थोड़ा जमने के करीब है। और ताजा दही जो जमा होता है अभी 2 4 5 घंटे वाला, तो ऐसा जो ताजा दही रहता है वो क्या है, मंद दही कहलाता है। तो अपत्य क्या है, मूंग की दाल के बिना दही नहीं, मधु के बिना, शहद के बिना, घी के बिना भी दही नहीं लेना चाहिए। दही खाने की इच्छा है तो उसमें थोड़ा घी को गर्म करके आप थोड़ा सा घी को मतलब पिघला के, गर्म करके नहीं, पिघला करके उसमें 1 आध चम्मच डाल करके लेंगे तो ये दही का आसानी से पाचन हो जाएगा, क्योंकि दही पचने में भारी होता है। मधु, इसमें शहद भी मिला करके आप लेंगे तो भी आपको ये फायदा करेगा। डायरेक्ट दही को रोज खाओगे तो ये बड़ा खतरनाक है, तो रोज इसको कभी नहीं खाना है दही को। दिन प्रतिदिन दिन के रूप में जो अपन भोजन में प्रयोग करते हैं, कभी भी नहीं लेना है। लेना है तो दही में क्या क्या डाल के लेना है, घी डाल के लेना है, या मिश्री, मिश्री होती है ना धागे वाली मिश्री, उसको डाल करके लेना है। मधु, शहद डाल करके ले सकते हैं, या मूंग की दाल के साथ में, या उसके कोई बड़े वगैरह आपने बनाए हैं, जैसे दही बड़ा बनाते हैं तो मूंग की दाल के बड़े, उसमें डाल के लेना है। उड़द की दाल के बड़े के साथ में जो दही बड़ा खाते हैं वो केवल बीपी हाई कर देगा, आपका बीपी को बढ़ा देगा, तो भूल के भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। और जिनको बीपी हाई या क्लोटिंग है या ब्रेन क्लोटिंग है या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, हो चुकी है, या फ्यूचर में हो सकती है ऐसी कोई संभावना, या परिवार में किसी को है, तो भी वो लोग उड़द की दाल के साथ दही बड़ा नहीं खाए, मूंग की दाल के साथ चलेगा। ठीक है, ये दादी रिकॉर्डिंग मतलब खराब हम होगी, आप ही के बंद कर दीजिए प्लीज। ये किसने ऑन किया हुआ है? हम दही के बारे में चर्चा कर रहे थे, मेरा ध्यान बंटता है, प्लीज बार बार अपने बीच में ऑन ना करिए, है ना। हम बीच में कुछ चीजें भूल गए थे बताना, शेष रह गई थी इस चैप्टर की, वो मैं पूरा कर रहा हूँ अभी इसको फटाफट लेकर के। तो डेली ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, या इनमें से कोई एक चीज जो मैंने आपको बताई, घी डाल सकते हैं तब भी चलेगा, आंवले का पाउडर इसमें डाल लेंगे तब भी चलेगा। अन्यथा करेंगे तो क्या होगा, बीमारी क्या क्या आएगी, ज्वर बुखार आ सकता है, रक्त पित्त की बीमारी आ सकती है। रक्त पित्त क्या मतलब, शरीर में जहां भी, जो हमारे शरीर में जितने भी छिद्र हैं उनमें से रक्त का बाहर निकलना, यानी रक्त की, ब्लड की टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा ना करें, आयुर्वेद में साफ साफ मना है। ठीक है, विसर्प, कुष्ठ, हाँ, एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है डायरेक्ट आप दही रोज खाएंगे तो। उससे बचना है तो आपको ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई ऊपर डाल लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, इसके विपरीत कुछ भी काम करते हैं तो क्या क्या बीमारियां आएंगी, विसर्प हो सकता है, कांडू, कुष्ठ हो सकता है, जो खुजली की बीमारी शरीर में हो जाती है, ये खाली दही नहीं खाना। पांडु, एनीमिया की शिकायत, है ना। भ्रम रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ज्वर यानी बुखार, रक्त पित्त की, शरीर के जो छिद्रों से ब्लड निकलता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो। विसर्प, कुष्ठ रोग, चमड़ी की बीमारियां, 18 प्रकार की चमड़ी की बीमारियां आयुर्वेद में वर्णन है। पांडु, एनीमिया मतलब भ्रम रोग, एनीमिया, उसके बाद में भ्रम रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया सारा डिटेल। अब हम चर्चा करते हैं तक्र के बारे में। तक्र का मतलब होता है
मट्ठा जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तक्र, तक्र। छाछ। बटर मिल्क जिसको बोलते हैं हम, मट्ठा, बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में। तक्र की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो श्लोक आता है, तर्कम लघु कषायम, तर्कम, तक्रम, लघु कषायम। तो ये लघु है यानी पचने में आसान है, कषाय रस का है। दीपनम यानी ये क्या है, भूख को बढ़ाने वाला है। कफ वात जित यानी कफ और वात की बीमारियों को जीतने वाला है, यानी कफ और वात की बीमारियों को जीतने वाला है। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 5वें चैप्टर का 33 चैप्टर ये सूत्र है, श्लोक है, मैं जो बताया है भी। ठीक है। तो लघु यानी लाइट, कषाय रस है, एस्ट्रीजेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। डॉक्टर श्रीवास्तव हुए हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें कुछ इंग्लिश में आयुर्वेद के वर्ड्स को इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो उनकी किताब के अधीन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे BAMS के अंदर किताब चलती है, उसके शब्दों का, उसमें जो इंग्लिश उत्तर रूपांतरण है वो शब्द उन्होंने ये शब्द दिया है, एस्ट्रीजेंट। दीपनम, तो ये मैं आपको बता चुका, अग्नि को तीव्र करने वाला, भूख को बढ़ाने वाला, और कफ पित्त की बीमारियों को जीतने वाला होता है। ठीक है। तो पित्त को क्या बढ़ा रहा था, दही। लेकिन जैसे ही वो तक्र यानी उसके दही, दही का गुण, दही को हमने क्या बनाया, तक्र, छाछ बना दिया, बटर मिल्क बना दिया, क्या हुआ, यहाँ पर पित्त को हरने वाला हो गया। तो ये कफ की बीमारियां यानी मोटापा है कोई, और पित्त की बीमारियां, तो उन दोनों को ठीक करने में सहायक होगा। ठीक है। शोफ यानी कि उडिमा, उदर, एब्डोमिनल डिजीज जिसको बोलते हैं, और अर्श, पाइल्स, ग्रहणी, ग्रहणी यानी पेट की जो बीमारियां, दोष, ग्रहणी दोष, पेट के बीमारियों का दोष, मूत्र, मूत्रग्रह, डिसरुचि, डिस डिसयूरिया जिसको बोलते हैं, रुचि है यानी खाने में इच्छा नहीं होती वह, और प्लीहा, प्लीहा रोग होता है, गुल्म, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, ग्रक्त व्यापद यानी घी जो ज्यादा खा लेते हैं कई बार, उनके बाद जो शरीर में भूख बंद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है पेट में, तो ऐसे स्थिति में और कोई दवा काम नहीं करती, केवल छाछ ही काम करेगी। तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम छाछ देंगे, तो ये जो घृत, ज्यादा घी खाने के कारण जो घृत व्यापद स्थिति हुई है, उसको ये ठीक कर देगा। और विष, पांडु यानी एनीमा, एनीमिया, इन सबको शांत करेगा। यानी विष, शरीर में जो हम रोज कोई ना कोई विष खाते हैं, कोई टेबलेट खा रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, तो इसके जो विष आते हैं वो सबको ये शांत कर सकता है। और क्या हो सकता है, और ये जो केमिकल डलते हैं फसलों में जबरदस्ती के, इनको भी ये ठीक कर सकता है। ठीक है। तो उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको ठीक कर देगा। तो ये मैंने आपको श्लोक वाइज पढ़ करके पूरा डिटेल बता दिया है। अब निषेध क्या होगा, मतलब हर एक चीज के अच्छाई है तो बुराइयां में, इसलिए किन किन लोगों को खाना है, किन लोगों को कौन चीज नहीं खानी, दही का मैंने आपको बता दिया किन लोगों को नहीं खाना। अब छाछ के बारे में देख लेते हैं, किन लोगों को नहीं खाना, निषेध।
क्षत, अ, क्षत यानी इंजरी कोई आई है शरीर में, है ना, इंजरी हुई है कोई, तो ऐसे में नहीं लेना इसको। उष्ण काल में यानी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो, लोग तो कहते हैं छाछ पीना अच्छा रहता है, ठंडा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ पर उष्ण काल में निषेध बताया है किस व्यक्ति को, जिसको इंजरी हुई है उष्ण काल में, यानी गर्मी के दिनों में किसी को चोट चपेट लगी है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना है। ठीक है। दुर्बल, कमजोर व्यक्ति है, तो किसी को मूर्छा या चक्कर आ रहे हो, भ्रम की बीमारी हो, चक्कर आने की बीमारी हो, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। या रक्त पित्त की बीमारियों में भी इसको नहीं लेना। दाह, कोई शरीर में जलन है, तो उस समय भी इसका तकर का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब मस्तु, मस्तु क्या है, होता तो तक्र के समान है, ठीक है, बटर मिल्क के समान ही होता है, लेकिन ये सर गुण रखता है, यानी पूरी बॉडी में फैलने का गुण रखता है। ठीक है। जो बॉडी के चैनल्स होते हैं, स्रोतस जिसको बोलते हैं ना, इनका शोधन करता है, इनकी सफाई करता है। विस्टम यानी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने वाला, और लघु है, पचने में आसान है। ठीक है। नवनीत का मतलब बटर, मक्खन जिसको बोलते हैं ना, नवनीत यानी बटर। तो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 5 का 35वां श्लोक, 35 श्लोक नंबर, ये बोलता है नवनीतम नवम, ने नया नवनीत है जो दही से ताजा निकाला जाता है। ऐसा जो नवनीत है ना, एकदम नया मक्खन, जो दही को बिलो करके निकाला जाता है, उसके फायदे क्या हैं। वो बल को बढ़ाने वाला है, वृषम है, बल कारक है, शीतम ठंडा है, और वर्ण बल, बल कारक है, और वर्ण यानी त्वचा का रंग निखार करता है। ठीक है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ गए हैं जबरदस्ती के, कई बार हो जाते हैं, पूरा शरीर में त्वचा डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, तो उसको ये निखारता है, वर्ण को निखारता है। अग्नि को भी बढ़ाता है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला संग्राही, संग्राही का एस्ट्रेंजेंट, एब्जॉर्बेंट लिखा है एक जगह, और संग्राही का मतलब एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक राइटर जो है वो एस्ट्रोजेंट बोलते हैं संग्राही का, और एक और संग्राही का अंग्रेजी अनुवाद एब्सॉर्बेंट लिखता है, एब्जॉर्बेंट। ये दो शब्द अलग अलग नहीं मिलते हैं हमें। तो पाइल डिजीज के लिए फायदा करेगा, वात पित्त की बीमारी में फायदा करेगा, और अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस जो होता है, काश यानी खांसी को कम करने वाला, इन सब को जीतने वाला है। ठीक है, इतनी सारी बीमारियों को ठीक करने वाला, और नवनीत जो कि दही से ताजा निकाला गया हो। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चलते हैं। एक जो है हमने दही से निकाला था नवनीत, यानी अब दूध से निकाला हुआ बिना दही जमाए, और सीधा दूध को घुमा करके उसपे जो आ जाता है मक्खन निकाल लेते, क्रीम जिसको बोलते कई लोग। ये दही से बनाया हुआ नवनीत था जिसकी मैंने चर्चा की। और ये बिना दही का जो है संग्रहाई, एब्सोडेंट संग्राही है ये। और रक्त पित्त, नेत्र रोग नाशक कहा जाता है, ठीक है, आंखों की बीमारियों के लिए अच्छा है। घृत के गुण, जो घी है उसके गुण, स्मृति मेधा, ये तो जो श्लोक नंबर 37, 38, 39 और 40, इन सभी श्लोकों में आया है इसका डिटेल। तो घी क्या है? दिमाग को तेज करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला, शुक्र को तेज बढ़ाने वाला, नियम, बालकों के लिए अच्छा है, वृद्ध बीमार के लिए अच्छा है, सुकुमारता और स्वर को बढ़ाने वाला, यानी सुकुमारता का मतलब ये हुआ टिश्यूज को हमारा सॉफ्ट बनाने वाला, जो बॉडी में हार्डनेस आती जाती है, वृद्धावस्था की तरफ जाता है मानव। तो हम लोग क्या करें, हमारे बच्चे को देखते हैं, उनके स्किन को टच करते हैं ना तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, और बड़े क्या देखते हैं तो हार्ड लगती है। तो ये जो हार्डनेस आ रही है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। हार्डनेस हार्डनेस आते 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 बुढ़ापा आ रहा है, यानी बॉडी में हार्डनेस बढ़ती जा रही है, यानी टिश्यूज आपके एडिपोज टिश्यूज हार्ड होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जिंदगी कम होती जा रही है। तो ये उनको सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, इसलिए आपकी लाइफ को अच्छी करता है, ठीक है, लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए घी को खाने के लिए बोला जाता है। सुकुमारता शब्द का यहाँ ये है, ठीक है। और बुद्धि को बढ़ाता है, तो ये सब जगह यही काम करेगा, ये मैं बता चुका हूँ पहले। सरगुण है तो ये शरीर में पूरा फैल जाता है। जेठाग्नि, जेठाग्नि को बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, शुक्र बढ़ाता है, नेत्र बढ़ाता है, बालक वृद्ध सबके लिए अच्छा है। प्रजा, संतान, संतान के लिए अच्छा है, यानी जिसको संतान पैदा होने वाली है या होने, इसलिए महिलाओं को जो भी लाडू वाडू बना के देते हैं ना माती दाने के, उसमें घी में डलता है, राइट। विसर्ग, कोई शरीर में विष वगैरह फैला हुआ है किसी औषधि का कारण से, तो इसको आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ऊपर से लगाएंगे तब भी, तो ये विष नाशी है, विष को हटाने वाला। अग्नि से जलने पर, आग से आपका जल गया तो आप तुरंत घी लगा लीजिए, असली वाला घी होना चाहिए, बस ये है, बाजार का नकली नहीं। तो असली घी हो आपके पास तो तुरंत लगते ही आपका जलन वलन में शांति हो जाएगी। घर की महिलाएं अक्सर कर बच्चों को ये करती थी, और खुद भी जलने पर ये लगाया करती थी, ठीक है। ग्लानि, डिप्रेशन जैसे बीमारियों में, समस्याओं में भी लाभकारी। वात पित्त को ठीक करता है, और उन्माद और विष को, उन्माद यानी मैडनेस जिसको बोलते हैं पागलपन, शोष, ज्वर, शोष मतलब उदिमा, तो ठीक करता है, ठीक है। 4 प्रकार के स्नेह हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। इन सब में घी ही सर्वश्रेष्ठ माना है। पुराना घृत, पुराना घी क्या करेगा? पुराना घी ज्यादा, मद यानी शराब का नशा है, ऐसे के लिए अच्छा है पुराना घी।
शराबी जो होते हैं, जो शराब ज्यादा पीते हैं, उनके लिए पुराना घी अच्छा है। मूर्छा, या जिनको बेहोशी आ जाती है, सिर यानी बीमारी, सिर की बीमारियां, कान की बीमारी, और योनि, योनि वजाइनल प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। उन सभी के रोगों को नष्ट करता है। व्रणों, एब्सेसेस यानी घाव होते हैं ना, व्रणों, घाव को शोधन और रोपण यानी हीलिंग। देखिए, व्रणों, एब्सेशन का शोधन यानी उसकी सफाई करता है, और रोपण यानी हीलिंग करता है, उसको भरता है, घाव को भरता है। ठीक है, तो घाव को शोधन और रोपण। ठीक है, तो रोपण का हीलिंग है, और शोधन यानी सफाई करता है, इसलिए पुराना घी अमृत के समान माना गया है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षीर वर्ग का एक टॉपिक रह गया था। तो ये अष्टांग हृदय का 41 श्लोक है, 5th चैप्टर का। इसको देखते हैं। ये एक तो किलाट है, पीयूष है, कुर्सी का है। ये बलवड बल को बढ़ाते हैं और शुक्र को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए भी ये अच्छा है। ये पचने में भारी रहेगा। ठीक है, और अब किलाट क्या है ये देखते हैं। ये पचड़े हुए भारी होने के कारण ये दोषों को उत्पन्न करता है। ठीक, अभी किलाट क्या होता है, इनको, इनके जो नाम आए हैं तो इनको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो, दूध को दही या छाछ के साथ पकाने पर दूध का पृथक हुआ घना भाग किलाट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दूध को जब भी दही के साथ पकाएंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। फट जाएगा ना, दूध को जैसे ही दही या छाछ के साथ पकाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, फटाफटा हो जाएगा। तो उसका जो लिक्विड पार्ट है, यानी द्रव भाग है, वो क्या कहलाता है, मोरट। उसे मोरट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव भाग को, लिक्विड को मोरट कहा जाता है। किसको? दूध को दही या छाछ के साथ अग्नि पर पकाएंगे, पकाने के बाद में जो दूध फट जाएगा, तो उसके फटे हुए के अंदर जो द्रव भाग होगा, लिक्विड होगा, जो होगा वो लिक्विड क्या कहलाएगा, मोरट। और पृथक हुआ घना भाग है, यानी सॉलिड भाग है, जो घन या घना भाग होगा, इसको किलाट बोलते हैं। ठीक है, तो किलाट और मोरट मैंने आपको दोनों स्पष्ट कर दिया। क्या करना है, दही और दूध को एक साथ पकाएंगे, पकाएंगे तो जो द्रव, क्योंकि दूध फट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो लिक्विड पार्ट होगा वो तो क्या कहलाएगा, मोरट, मोरट। ठीक है, और किलाट जो क्या कहलाएगा, ये जो गाढ़ा वाला भाग है, ये किलाट कहलाता है। ये क्लियर हो गया? तो किलाट प्लस मोरट, किलाट और मोरट यदि दोनों एक साथ हो तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसका नाम क्या है,
दधी कुर्चिका, दधी कुर्चिका क्या कहलाएगा ये? दधी कुर्चिका। तो जब भी हम किलाट, किलाट किसे कहेंगे? दूध को दही के साथ मिला के पकाएंगे। पकाने के बाद में दूध जब फट जाता है, क्योंकि दही के साथ रहेगा तो वो फट ही जाएगा, या छाछ की डाल दिया तो भी फट जाएगा, और गर्म करेंगे तो फट ही जाएगा। तो इसका जो लिक्विड पार्ट है वो तो मोरट है, और इसका जो हार्ड यानी घना भाग है, वो वाला सॉलिड जो है वो क्या कहलाएगा? किलाट। अब किलाट और मोरट दोनों मिला के दधी कुर्चिका कहलाएगी। ठीक है। अब पीयूष देख लेते हैं, पीयूष किसको कहते हैं? ठीक है। तो प्रसूति के दिन से 7 दिन तक, प्रसूति के दिन, प्रसूति का मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद से 7 दिन तक जो भी दूध प्राप्त होता है, जो दूध प्राप्त होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो डिलीवरी के 7 दिन तक जो गाढ़ा दूध पैदा होता है, गायों का, भैंस, इनका, जानवरों का, आपने देखा होगा ना गाँव में उसको खीस बोलते हैं, है ना? तो उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? पीयूष कहा जाता है। पीयूष, या अपनी ग्रामीण भाषा में बोलेंगे तो खीस। ये 7 दिन जो गाढ़ा दूध होता है ये खीस भी बोलते हैं और पीयूष भी बोलते हैं। ठीक है। अब 2 टर्म और बाकी रह गई। क्षीर शाक, क्षीर शाक। अब ये जो शब्द है आयुर्वेद में, इसको क्या बताया गया है? क्षीर और शाक, यानी दही और दूध, इन दोनों को बराबर मात्रा पर मिला लें। अब घन और द्रव्य में परिवर्तित हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? क्षीर शाक बोलेंगे। क्या कहेंगे? इसको गरम गरम नहीं करना है, ठंडा भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। दही और दूध को जब मिला लेंगे और ये घन और द्रव्य, यानी इसका द्रव, लिक्विड और जो सॉलिड, ये दोनों में बदल जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? क्षीर शाक। ठीक है। और तक्र पिंडक किसको कहेंगे? एक शब्द और आया है हमारे शास्त्र में, तक्र पिंडक। मोटे वस्त्र में बांध दें इसको। एक मोटा वस्त्र लिया, यानी मोटा कपड़ा लिया, और तक्र यानी दही को बांध देंगे, उसको मोटे कपड़े में बांध देंगे। इसका जो द्रव है, उसको बांधने के बाद जो द्रव जो उसमें टपकेगा, टाइट करके बांधने पे जो द्रव होगा वो टपक टपक के जो इकट्ठा होगा उसको तर्क पिंडक बोला जाता है। जो लिक्विड इकट्ठा हो गया टपकने के बाद में, उसको क्या कहते हैं? सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। जो दही है या तक्र, छाछ, इसको मोटे कपड़े में बांध दो। फिर इसके बाद जो लिक्विड इसमें से टपक के अलग हो जाएगा, और जो कपड़े में शेष भाग बचेगा, पिंडक यानी गाढ़ा वाला पोर्शन, सॉलिड वाला भाग, इसे ही तक्र पिंडक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तक्र पिंडक कहा जाता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाय का दूध और घी
सर्वश्रेष्ठ है, भेड़ का दूध सबसे निकृष्ट माना है। ठीक है। तो भेड़ का दूध सबसे खराब माना गया है। ठीक। गाय का दूध सबसे अच्छा, और भेड़ का दूध और गाय का दूध और घी सबसे अच्छा माना है, और भेड़ का दूध अच्छा नहीं माना है। ठीक। यानी सबसे निकृष्ट माना है। तो ये कुछ बाकी रह गया था पार्ट, जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है। और देखता हूँ इक्षु वर्ग में कुछ बाकी रहा था। दूध वर्ग में ये जो बाकी रहा था मैंने आपका पूरा कर दिया लगभग। इक्षु, ये मैं बता चुका था लगभग। ये सर गुण वाला है, मीठा है, हमारी पूरी बॉडी में फैलने वाला है। गुरु यानी भारी होता है पचने में। ब्रहणम शरीर की पुष्टि करने वाला। तो ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 5 का 42वां श्लोक है, 42। ये वीर्यवर्धक भी है, और शीत यानी ठंडा है, रक्त पित्त का नाश करता है, और मधुर है, मधुर विपाक होता है इसका। एक 43 जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि आगे का जो पार्ट होता है गन्ने का, वो उसको यदि हम आ, वो नमकीन होता है। ठीक है। यदि उसको दांत से काट के आ, चूसते हैं उसको दांत से, तो ये क्या कहलाएगा? ये ये मीठा होता है। ठीक है। वैसे तो वो नमकीन होता है, लेकिन दांत से काट के यदि चूसोगे तो आप वैसे किस दबा के आओगे तो, लेकिन ये शरीर का अपने का गुण है, वो दांत के साथ संपर्क आके वो मीठा हो जाता है। ठीक है। वैसे वो नमकीन होता है आगे का भाग, दांत से चूसने पर मीठा लगता है। एक और श्लोक आया है। यदि जड़ यानी मूल भाग का, गन्ने का जो मूल भाग है, यदि कोई जानवर उसको खा लिया किसी जंतु ने, या मशीन के द्वारा जूस निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए रख दें, तो वो जो रस है, जो गन्ने का रस निकाला हुआ है, वो खराब हो जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है। विकृत होता है, इसलिए शरीर के अंदर केवल जाकर के क्या करेगा? जलन पैदा कर देगा शरीर में। ठीक है। दाह उत्पन्न करेगा। तो ऐसा जूस नहीं पीना चाहिए जो पुराना है। इसलिए इस पे जो आयुर्वेद की रिसर्च कहती है कि ये क्या करेगा? दाह, जलन पैदा करेगा। ठीक है। बर्निंग बॉडी में पैदा कर देगा। यानी चमड़ी से बीमारियां, स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां, जलन वाली
खुजली वाली ऐसी बीमारियां पैदा कर देगा, इसलिए इसको नहीं पीना है। और देर से पचता है, वो पचने में भी भारी है, इसलिए रखा हुआ जूस गन्ने का नहीं पीना। ठीक। ये गन्ना भी ऐसा होना चाहिए जिसको किसी जानवर ने नहीं खाया हो। ठीक है ना, तो क्योंकि उसका खाने से उसके उसकी बॉडी का जो प्रोटीन पार्ट है इस पे टच होता होगा शायद, इसलिए कुछ ऐसा बताया गया है। एक सफेद कलर का जो आता है गन्ना, ये थोड़ा सा शीतल है, प्रशांत। एक नीले रंग का जो गन्ना आता है वो अपेक्षाकृत हीन माना जाता है, अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो गन्ने की क्वालिटी का भी वर्णन बताया गया है, अच्छा बुरा सब कुछ बताया। उसको वंशिक बोला है, यानी नीले रंग का अपेक्षाकृत कुछ हीन माना है। मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ, आप चाहें तो आराम से नोट्स भी बना सकते हैं इसको सुन के, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन चीजें हमारे काम आने वाली हैं, हमारे शरीर में, हमारे दिनचर्या में, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। एक और गन्ना होता है जो नेपाली गन्ना होला है या गन्ना होता है, उसको अ, जंगली गन्ना भी बोलते हैं। तो ये कषाय है, क्षारी है, विदाही का मतलब ये बर्निंग सेंसेशन पैदा करने वाला, दाह पैदा करने वाला, इस टाइप के गन्ने बताए गए हैं। ये तासीर में थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि नेपाल में पैदा होता है जंगली गन्ना। तो वो वाले गन्ने हमारे यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ की धरती में, वहाँ सर्दी ज्यादा है नेपाल में, तो वहाँ के लिए वो गन्ना अच्छा है, हमारे यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। धन गन्ने की वैरायटी में भी बता दी। अब एक गन्ने के रस को पकाने के बाद इसको फणित बोला जाता है, फणिता। या अपनी राजस्थान में राब बोलते हैं, राब। ठीक है, उसको पका के गाढ़ा बना लिया जाता है। तो उसके गुण क्या होंगे? राब के गुरु है, पचने में भारी है। ठीक है, अभिसंधि, कफ वर्धक, कफ को बढ़ाने वाला, यानी जिसको मोटा होना है वो इसका राब का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और दोषों का, दोष का, तो ये जो राब है तीनों दोषों को बढ़ाने वाला है, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाएगा, और मूत्र का शोधन करेगा। ठीक है, पेशाब का, इसको यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है तो उसकी सफाई करेगा। एक होता है साफ गुड़, जिसको साफ कर देते हैं, वो क्या गुण देता है?
गुड़ को साफ कर लिया तो वो कफ कारक है और मल मूत्र को निकालने वाला है। ठीक है, ये 47 श्लोक में बताया गया है। और एक बिना साफ किया हुआ यदि गुड़ लेते हैं, आज गंदा संदा जो आता है, तो ये क्या कर सकता है? प्रभूत क्रमी मृज्जा, यानी ये कीड़े जो वार्म को बढ़ाने वाला है, मज्जा यानी बोन मेरो को भी बढ़ाएगा, और रक्त को भी बढ़ाएगा, और मेद को, धातु को बढ़ाएगा, और मांस को भी बढ़ाएगा, और शरीर में कफ को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, ये कृमि यानी पेट के अंदर कीड़ों को बढ़ा देगा। मेड यानी मज्जा क्या है? बोन मेरो, बोन मेरो को बढ़ाएगा, रक्त यानी ब्लड, मेद यानी एडिपोस टिश्यू, और मांस यानी मसल्स को और कफ को बढ़ाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराना गुड़ के बारे में मैं बता चुका था। तो हार्ट के लिए अच्छा है, हृदय यानी हार्ट के लिए अच्छा है पुराना गुड़। पथ्य हितकारी है, और नया गुण लेते हैं तो वो क्या करेगा? श्लेष्मा को, यानी श्लेष्मा के कफ को बढ़ाएगा, और अग्नि को मंद करेगा, यानी भूख को क्या करेगा? कम करेगा। ऐसा श्लोक 48 बताता है। तो लगभग मैंने श्लोक एक 49 50 का भी मैं बता देता हूँ। ये इसमें बताया गया है कि मत्स्य इंडिका, इसको इंग्लिश में बोले तो ब्राउन शुगर। और खंड, खंड का मतलब शर्करा, शाकर, शाकर बोलते हैं, देसी देसी खांड जिसको बोलते हैं। सीता, मिश्री, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, ये जो है इसका क्षीण, ये जो है ना, ये ब्राउन शुगर, खंड यानी जो हमारे ये मिश्री है, ये जो बनती है, ये सब क्या करेगी? ये तीनों के तीनों क्या करेगी? वृश्य है। क्षीण, क्षत क्षीण, यानी कोई इंजरी हुई है उसके लिए भी लाभकारी है। रक्त पित्त को ठीक करेगी, और वात दोष को भी कम करने वाली है, ठीक करने वाली है। तो रक्त पित्त की बीमारी हो तो उसके लिए अच्छा है। क्या चीज अच्छा है? जो ब्राउन शुगर है जिसको हम यूज करते हैं, खंड, जो हमारी ये मिश्री है, धागे वाली मिश्री, इसको हम यदि प्रयोग करेंगे तो ये रक्त पित्त की बीमारी और वात की बीमारी को शांत करेगी। ठीक है, एक यास सक्रा शब्द आया है, तो ये ब्राउन शुगर आदि के गुणों से युक्त होती है, ये भी तो सेम ही गुण है उसके भी। अब ये सभी प्रकार की जो शर्करा है, इसकी कॉमन गुण क्या है? दाह, बर्निंग सेंसेशन को कम करेगी। तृप्त, ये प्यास को, सर्दी, वॉमिटिंग, मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस,
और रक्त पित्त को नष्ट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये लगभग मैंने सारी चीजें कवर कर लिया। ये यवाश चक्रा जो है बाजार में कई बार किस नाम से मिलेगी, कभी यूनानी में इसको शीरखिष्ट बोलते हैं। ठीक है, फणित यानी राब, इसको हीन माना है। और जो मिश्री है सबसे अच्छी है। ठीक है, जो गन्ने के रस को गाढ़ा कर लेते हैं तो राब बन जाता है। राब को सबसे हीन माना है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। और सबसे श्रेष्ठ किसको माना है, जो धागे वाली मिश्री है उसको। तो इसलिए आयुर्वेद की सभी दवाइयों में धागे वाली मिश्री ही काम में ली जाती है। तो इस तरह से मैंने एक एक श्लोक को छांट करके आपके लिए कोशिश की है कि मैं जो छूट गया है उसको पूरा कर लूं। मधु के गुण हमने जान चुके हैं, है ना। इसको अपन आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक आया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 3 प्रकार के शहद बताए गए हैं, है ना। हिकमा हिचकी को, ये सबको, रक्त पित्त की बीमारी को भी ये सबको नाश करता है, ऐसा श्लोक नंबर 51 बताना है। और कुष्ठ स्किन डिजीज में भी ये काम करता है। कृमि, वार्म यानी कीड़े मकोड़े जो हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं उनको। और सर्दी, श्वास कास, देखिए मेह, कुष्ठ, मेह, मेह का मतलब प्रमेह। 20 प्रकार के प्रमेय बताए, डायबिटीज आयुर्वेद में 20 प्रकार के बताए हुए हैं। अब इतने हजारों साल पहले हमारे, आज हम 2 प्रकार के डायबिटीज जानते हैं, ये 20 प्रकार के डायबिटीज यहाँ पहले से बताए हुए हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ऐसे प्रमेय, जितने भी प्रमेय कहा जाता था उसको, और आज हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। तो ऐसे प्रमेय 20 प्रकार के, उन सबको ये शहद ठीक करता है। लेकिन शहद होना चाहिए, जबकि आज के डॉक्टर मना करते हैं कि शहद नहीं लेना है डायबिटीज में। क्योंकि शहद है नहीं आजकल। ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। मेह, कुष्ठ यानी स्किन की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। कृमि, जो वार्म्स हो जाते हैं उनको खत्म करता है। सर्दी, वॉमिटिंग को ठीक करता है। डिस्निया, श्वास कास यानी खांसी। और अतिसार, डायरिया, जिसको, इन सबको ये जीतने वाला है। ये शहद के गुण हैं। ठीक है, इन सबको भी नष्ट करता है। व्रण यानी घाव को भरेगा, एब्सेसिस को भरेगा। शोधन करता है, संधान करता है। संधान का मतलब जोड़ना। ये कोई फट गया है, कट गया है ना, तो उसको क्या करेगा, जोड़ देगा। रोपण यानी हीलिंग करेगा।
और वातलम वात कारक होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर बता दिया मैंने, शहद के सारे गुण आ गए। रूक्षम यानी रूक्ष है, कषाय रस वाला है, मधुर है, मीठा है, और मधुशर्करा के अंतर्गत आता है ये गुण। तो ये जब भी मधुशर्करा किसको बोलते हैं? मधु शर्करा। मधु शर्करा उसे बोलेंगे जब वो शहद बहुत दिनों तक रखा रह जाएगा और वो गाढ़ा हो जाता है, वो सूख जाता है कई बार, उसके बाद जो उसका गाढ़ा वाला भाग बचता है, उसका लिक्विड उड़ जाता है, तो वो मधु शर्करा कहलाता है। वाटर उड़ जाता है, ये 52 श्लोक में जानकारी मिलती है। एक मधु को गर्म करके उष्ण काल यानी गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में उष्णता से पीड़ित, यानी जिसको गर्मी की बीमारी हो, यानी रक्त पित्त की कोई बीमारी हो, ऐसे पीड़ित रोगी को सीधा मार डालेगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जो रक्त पित्त की बीमारी से पीड़ित है, यानी, और गर्मी के दिनों में उसको नहीं देना है। गर्म करके तो बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, और गर्मी के दिनों में दिया तो बहुत नुकसान करेगा। गर्म पानी में बिल्कुल नहीं देना। कई लोग सोचते हैं कि हम गरम गरम गुनगुने पानी में, गर्म पानी में शहद डाल के हम स्लिम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, इसलिए ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको रक्त पित्त की बीमारी है या स्किन डिजीज की कोई बीमारी चल रही है, ये स्किन एलर्जी चल रही है, तो भूल के भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आयुर्वेद में बता दिया। ये उष्ण द्रव्यों के साथ, यानी उष्ण द्रव्यों के साथ भी नहीं लेना, गर्म तासीर वाली पदार्थों के साथ में भी इसको नहीं लेना। ऐसा करने पर मृत्यु तक हो सकती है, श्लोक नंबर 53 54 में बताया गया। ठीक। अब मधु के भेद, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं? ब्राह्मर और पैतिक और शूद्र, शूद्र मधु और माक्षिक मधु। ठीक है, ये 4 प्रकार के मधु बताए गए हैं। अक्षोद्र मधु और मोक्षिक मधु, माक्षिक मधु, ये दोनों श्रेष्ठ माने, पथ्य रूप से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ हैं, यानी इसका ठीक से प्रयोग किया जाए आयुर्वेद में जैसा वर्णित है, तो ये सबसे अच्छे माने गए हैं। अब पहला जो अपन देखते हैं, ब्राह्मर मधु। लाज बी, यानी बड़ी मक्खी द्वारा तैयार किया जाता है और काले रंग का होता है। ठीक है, और काले से व्यक्ति को, ये ऐसी मक्खी होती है जिसको किसी को काट ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पैतृक मधु, यानी बड़े आकार की शहद की मक्खी होती है, और इसका जो शहद होता है, इसका येलो कलर का, यानी आकार दिखने में येलो कलर दिखता है, और उनके द्वारा निकाला जाता है। काटने से शरीर में बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, चकत्ते से हो जाते हैं ना,
तो ये दोनों मुख्य मधु मैंने आपको बता दिए। ब्राह्मण मधु का प्रयोग बताया, पैतृक का बताया। अब मुख्य जो है उसकी हम बताते हैं। शूद्र मधु, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है शूद्र मधु और माक्षिक मधु, इनको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दो ऊपर के मैंने आपको बता दिए। एक तो काले कलर का हो गया भ्रामर, यदि भंवरा जो होता है उसका जो रस मधु होता है वो काले कलर का होता है। और पैतृक मधु, पैतृक मधु येलो कलर का होता है। और तीसरा होता है क्षोद्र मधु, यानी कपिल वर्ण का होता है, कपिला। ठीक है। तो ये इसको हम मधु मक्खी को हम पाल भी सकते हैं और इसका शहद निकाल सकते हैं शूद्र मधु का। और वर्ण क्या होगा इसका? कपिला। ये श्रेष्ठ है बाकी सब शहदों में। ठीक है। और माक्षिक मधु, एक एक और ये मधु है माक्षिक मधु, यानी तेल के समान है। ये तेल जैसा होता है ना, जैसे तेल होता है। तो जो हमारे घर में हम पालते हैं मधु मक्खी, उससे भी छोटी मक्खी और आती है, उसका ये मधु होता है, ये बिल्कुल पतला तेल के समान होता है। ठीक है। तेल का ही जैसा कलर रहता है। और इसका जो मधुमक्खी का छत्ता, इस छोटी वाली का मधु का मिलेगा, वो वृक्ष की खोखली शाखाएं होती है उनके अंदर ही, वहां पर खोखली शाखा होती है, खाली होती है अंदर से, वहां पर ही छत्ता लगाती है और वहीं रहती है। ठीक है। ये चारों प्रकार के मैंने आपको मधु के बारे में बता दिया, शहद के बारे में बता दिया है। ये लगभग सारा हो चुका है। और आज का मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ हो गया है। स्ट्रोक वाइज मैंने आपको एक एक चीजें क्लियर करके बताई है। तो आज के लिए इतना ही। और लगभग ये चैप्टर पूरा हो चुका है। कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जो छूट गया था, कुछ श्लोक छूट गए थे जिनको मैंने आज पूरा कर दिया है। और आराम से रिकॉर्डिंग। धीरे धीरे बताया, जिससे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब आपका कोई प्रश्न लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो मैंने आपको समय दे दिया है। आप 5 मिनट 2 मिनट ले लीजिए, कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए। प्रश्न लगता है किसी का नहीं है। दादा एक बार रिकॉर्डिंग चलिए, बंद करें।